गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। देखो, बीएनएसएस की जो सीरीज हमारी चल रही है सेक्शन 1 से लेके, मतलब बेरेक्ट वाली जो सीरीज हमारी चल रही है, वहां पे हम टोटल 147 तक कर चुके हैं। सेक्शन 1 से लेके 147 तक कंप्लीट बीएनएसएस की प्लेलिस्ट एंडीलो क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल है। बेरेक्ट की हर एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं समझ आता बेरेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, वहां पे वो सीरीज आप देख लीजिए और साथ के साथ आप अपने नोट्स बना सकते हो। इवन हमारे पास बीएनएस की प्लेलिस्ट भी है, कंप्लीट बीएनएस यूट्यूब पे एंडीलो क्लासेस पे अवेलेबल है। सेक्शन 1 से 358 तक सारे सेक्शन विद कंसेप्ट और चीजें आपको बताई हुई है। उसके अलावा डिफरेंसेस की एक सीरीज बनाई हुई है, वो भी क्लासेस आप देख सकते हैं। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। देखो, ये जो बीएनएसएस का चैप्टर 11 है, ये किसके साथ डील करता है? बीएनएस के चैप्टर 11 के साथ करता है। चैप्टर 11 बीएनएस में अनलॉफुल असेंबली के बारे में जो अपराध बताया गया है सेक्शन 189 में, और जो अदर ऑफेंसेस, दंगा, बलवा, ये सारे ऑफेंसेस बताए हुए हैं, उसको डील किस तरीके से किया जाएगा, वो बीएनएसएस का चैप्टर 11 कहता है। देखो, इस चैप्टर 11 के 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। लगभग 4 या 5 लेक्चर में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। अब इस चैप्टर 11 को जो डिवाइडेशन दिया गया है, वो मैंने आपको अभी बोर्ड पे बता रखा है। इसका एक साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ के साथ इसको नोट्स में लिखते जाओ। देखो, ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, मैं आपको हर एक चीज कोशिश पूरी करती हूँ कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं, हर एक पॉइंट का कंसेप्ट बताऊं कि किस तरीके से इस चीज को याद रखनी है। कई बार क्या होता है ना, बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती है, इसके बीच में से आपके लिए जो घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम निकाला जाता है। देखो, जैसे अब लास्ट क्लास में जो हुआ, कई बार वो क्या होता है ना, हमारे टंग पे वही चीज रह जाती है और वीडियो में वही मैं बोल देती हूँ। तो आपको बताए कि मैडम का कहने का मतलब तो ये था, लेकिन मैडम ने ये कह दिया, तो आप थोड़ा सा डीम्ड कर लिया करो कि मैम का कहने का मतलब ये था, मैम ये कहना चाहती थी। क्योंकि बहुत सारी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस चलती रहती है, तो कई बार ये होता है कि लास्ट क्लास की बात वो इस वीडियो में निकल जाती है ना, बल्कि उसका थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो थोड़ा सा इसका डीम्ड कर लिया करो। अब चैप्टर 11 में 4 पार्ट्स हमें कौन कौन से बताए हैं? पहला पार्ट हमें कहता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में, 148 से 151। आज हम इसी पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, देन न्यूसेंस और अर्जेंट मामले, और स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद 164 से 167 तक। तो इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, ये हमें बताया है बीएनएस के सेक्शन 189 में। तो इस पार्ट के साथ आप कोरिलेट करके लिख दो बीएनएस सेक्शन 189 में तो हमें ऑफेंस बता दिया कि इस तरीके का काम करोगे तो ये अपराध माना जाएगा। अब आपने अनलॉफुल असेंबली कर लिया, आप उसके मेंबर बन चुके हो, लेकिन इसका आगे प्रोसीजर क्या होगा, कैसे हम अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करेंगे। डिस्पर्स मतलब तितर बितर करना, वहां से हटाना। हटाएगा कौन, कौन ऑर्डर देगा, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ये सारी चीजें हमें बताता है बीएनएसएस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 148 से। देखो, 148 हमें बताता है सिविल बल के प्रयोग द्वारा। अब हम यूज किसका कर रहे हैं? सिविल बल का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जमाव को तितर बितर मतलब डिस्पर्स कर सके, वहां से हटा सके। अब हम उस जमाव को जो अनलॉफुल है उसको हम हटा रहे हैं, किसके यूज के द्वारा? सिविल बल के प्रयोग के द्वारा। सॉरी। अब इस जमाव को तितर बितर करने का ऑर्डर कौन देगा? यहाँ से हमारा एक प्री का क्वेश्चन भी आता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है या पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी दे सकता है, लेकिन ये बाहर साधक अधिकारी जो होगा वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का होगा। अगर किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर देना है तो ये ऑर्डर देगा कौन? ये देगा पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, लेकिन इसकी रैंक क्या होनी चाहिए? सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक होनी चाहिए। या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, क्या करेगा कि जो
अनलॉफुल असेंबली है उसको डिस्पर्स होने का समादेश दे सकेगा। तो ये दोनों पर्संस में से कोई भी क्या कर सकते हैं, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का ऑर्डर दे सकता है। तो सबसेक्शन 1 में लिख सकते हो कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का ऑर्डर या समादेश कौन देगा। देन सबसेक्शन 2 में बताता है कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने ऑर्डर दे दिया कि डिस्पर्स हो जाओ, वहां से हट जाओ, उसके बाद भी आप नहीं होते हो, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते हैं कि यदि जमाव डिस्पर्स नहीं होता तो यह तीनों में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है या अन्य व्यक्ति इनकी सहायता कर सकेगा। कि जो ऑफिसर है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी है या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के अलावा कोई पुलिस का ऑफिसर जिसकी रैंक क्या होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का होने चाहिए, ये तीनों क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। और कोई एक प्राइवेट पर्सन लाइक आप और हमसे भी वो क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारी हेल्प करो इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने में, तो हम उससे डिनाई नहीं कर सकते, हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो सबसेक्शन 2 में हेडिंग लगा सकते हो कार्यवाही। तो अब ये तीनों में से कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। तो सबसेक्शन 1 में ऑर्डर कौन देगा और सबसेक्शन 2 में कार्यवाही करना। इसके बाद बात करते हैं 149। 149 हमें कहते हैं यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, कि अब हम क्या करेंगे, आर्म्ड फोर्स का इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम उस असेंबली को क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके। देखो उसमें क्या किया, ऑर्डर दिया जा रहा था कि आप वहां से हट जाओ, अगर नहीं हटते देन हम क्या करेंगे, 149 में आएंगे। अब 149 में हम क्या करेंगे, देखो यदि 148 का सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट किसी भी सभा को या अनलॉफुल असेंबली को तीतर बीतर नहीं किया जा सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसे तीतर बीतर किया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अंडरलाइन करो डीएम, या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उस टाइम अवेलेबल है, सशस्त्र बलों द्वारा इसे तीतर बीतर करने का कारण बना सकता है। मतलब कि जब हमने 148 में पुलिस ऑफिसर ने या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया कि डिस्पर्स हो जाओ, लेकिन वहां पर नहीं होते हो, देन 149 में क्या करेगा, डीएम या अदर डीएम के द्वारा कोई ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उस जमाव को तीतर बीतर करेगा, किसकी हेल्प लेके, सशस्त्र बल की हेल्प लेके। कि if any assembly referred to in subsection 1 of section 148 cannot otherwise be dispersed and it is necessary for the public security, और उसे हटाना किस लिए जरूरी है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए उसे उस डिस्पर्स को वहां से हटाना जरूरी है, that it should be dispersed, the district magistrate or any other executive magistrate authorized by him who is present may cause it to be dispersed by the armed force। तो वो आर्म्ड फोर्स के साथ मिलके उस असेंबली को, उस जमाव को तीतर बीतर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है, डीएम दे रहा है या डीएम के द्वारा ऑथोराइज पर्सन दे रहा है। देन सबसेक्शन 2 में कहता है ऐसा मैजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों से संबंधित व्यक्तियों के किसी भी समूह के, अंडरलाइन करो, कमांडिंग ऑफिसर से अपेक्षा कर सकता है कि वे अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से उस जमाव को तीतर बीतर कर दे और कार्यकारी रूप में इसका हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार और कैद कर ले। देन मजिस्ट्रेट भीड़ को तीतर बीतर करने या उसे कानून के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार करने, कैद करने के निर्देश दे सकते हैं जैसा भी आवश्यक हो। तो हम क्या करेंगे, उस कमांडिंग ऑफिसर से ये कह सकते हैं कि अगर वहां पे जो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली के वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, देन उनको अरेस्ट करो और उसे कस्टडी में ले जाओ। तो यहां से भी हमारा प्री का क्वेश्चन आता है कि सच मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर कर सकता है एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं, to disperse the assembly with the help of armed force under his command and to arrest and confine such person forming part of his executive magistrate may direct
और as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law। तो वो क्या करेंगे, उसे कैद करने के लिए गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और उसे लॉ के अकॉर्डिंग जो भी अनलॉफुल असेंबली में का मेंबर है किस तरीके की वो अनलॉफुल असेंबली करते हैं, चाहे वो षड्यंत्र कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको उस तरीके की पनिशमेंट लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सबसेक्शन थर्ड कहते हैं कि सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी इस तरह की आवश्यकता का उस तरीके से पालन करेगा जैसा वह उचित समझता है, लेकिन ऐसा करने में वह कम से कम बल का प्रयोग करेगा। जब भी ऐसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है, तितर बितर करना है, हटाना है, तो जितने फोर्स की आवश्यकता है उतना ही फोर्स किया जाएगा। अदरवाइज जैसे कि एक असेंबली जो शांतिपूर्वक बैठी है, वो किसी बात को मनाने के लिए, वो अनलॉफुल नहीं है लेकिन वो एक असेंबली है, वहां पे पुलिस आती है और उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि वो जो असेंबली थी वो शांतिपूर्वक बैठी थी। लेकिन यही असेंबली अनलॉफुल कब हो जाती है, जब वो भारत सरकार के अगेंस्ट कोई काम करती है, भारत सरकार के अगेंस्ट लोगों के मन में ऐसी भावना प्रतीत करती है जिससे हिंसा पैदा हो, देन वो असेंबली अनलॉफुल हो जाती है। तब भी उसको डिस्पर्स करने में उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक नहीं किया जाएगा, और व्यक्ति और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखी जाएगी कि किसी पर्सन्स को या प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। जो तितर बितर करने के अनुरूप हो सकता है, इकट्ठा होना और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना और हिरासत में लिया जा सकता है। तो सबसेक्शन 3 में लिख सकते हो बल का प्रयोग करना। अब देखो बल उतना ही प्रयोग करेगा वो सशस्त्र बल या ऑफिसर्स जितनी आवश्यकता है। तो तीनों सबसेक्शंस हमारे लिए मेंस का भी क्वेश्चन बनाते हैं, प्लस हमारे लिए प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 150। देखो 150 कहते हैं पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब ऐसी कोई पावर जो कि आर्म्ड फोर्स को दी गई है, किस लिए, ऑफिसर्स को, ताकि वो असेंबली को क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना, कि जब ऐसे किसी जमाव से सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा हो, जब ऐसी अनलॉफुल असेंबली जो बनाई गई है उससे क्लियर ये पता चल रहा है कि आम जनता को नुकसान हो सकता है, और किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संवाद नहीं किया जा रहा है, मतलब कि आर्म्ड ऑफिसर्स को, आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स को अब दिख रहा है कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली है जिससे पब्लिक पीस को लॉस हो सकता है, आम जनता को नुकसान हो सकता है, और वहां पे किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से ऐसे जमाव को तितर बितर कर सकते हैं। मतलब पहले में हमें यही बताया कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कौन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का कर सकता है, पुलिस अधिकारी कर सकता है। लेकिन अगर वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो सशस्त्र बल का अधिकारी भी क्या कर सकते हैं, उस डिस्पर्स को तितर बितर कर सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसी जमाव को तीतर बीतर करने के लिए इसका हिस्सा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को सीमित कर दिया जाए या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। लेकिन अगर इस धारा के तहत कार्य करते समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ कम्युनिकेशन हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और आगे से मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा कि क्या वह कार्यवाही जारी रखेगा या नहीं। सिंपल सी बात कि जब आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर को अनलॉफुल असेंबली दिखती है, उसका उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर ही क्या करेगा, उस अनलॉफुल असेंबली को हटाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट हो जाता है देन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन में ही काम करेगा। तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 151। तो हमने 147 से लेके 148 से लेके 151 तक जो हमारा एक पार्ट है अनलॉफुल असेंबली का, उसका लास्ट सेक्शन है, ध्यान से सुनना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अब हम सुरक्षा दे रहे हैं किस चीज की, prosecution for act done under section 148
149 एंड 150 मतलब कि अगर कोई ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आर्म फोर्स का ऑफिसर 148 में कोई काम कर रहा है, 149 में काम कर रहा है, 150 में काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट कोई भी आप केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज उनको, ये सेक्शन उनको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि अनलॉफुल असेंबली से ये प्रतीत होते हैं कि आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, उस असेंबली को वहां से डिस्पर्स करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में तो वो अनलॉफुल नहीं थी, एक लॉफुल असेंबली थी। देन वहां पर इन ऑफिसर्स को, जिन्होंने भी उसको डिस्पर्स किया है, तो उनको किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट और किसी भी तरीके का उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं किया जाएगा। अब देखो सेक्शन 148, 149 एंड 150 के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी आपराधिक न्यायालय में कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा। इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट आप क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी केस नहीं कर सकते हो। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under section 148, 149 and 150 shall be instituted in any criminal court except, देखो किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट आप किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते सिवाय केंद्र सरकार की मंजूरी से। अगर आपको लगता है कि करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से, चाहे ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य है, कि विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट where such person is an officer or member of the armed force। अगर आपको करनी है कोई प्रोसीडिंग तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लोगे। सेकंड, किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के साथ, कि अगर आपको करने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले सकते हो विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द अदर केस देन सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 1 हमें सिंपल सी ये बात बताते हैं कि 148, 149 और 150 में किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट कार्यवाही नहीं की जाएगी, करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर। देन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कहते हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर उक्त धाराओं में से किसी के तहत सद्भावना से कार्य नहीं कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति 148 या 149 के तहत किसी भी मांग के अनुपालन में सद्भावना से कोई कार्य नहीं कर रहा है, या सशस्त्र बलों का कोई भी अधिकारी 150 के तहत सद्भावना से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, या सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य किसी भी आदेश के अनुपालन में कोई कार्य नहीं करता जिसका पालन करने के लिए वह बाध्य है, यह नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी ये बात बताना चाह रहे हैं कि आप कब इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते हो और कब इनके अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। देन सबसेक्शन 3 कहते हैं हमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ एक वर्ड का मतलब बता दिया, लाइक कि सशस्त्र बल में कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड होती है, जैसे सेना, नौसेना और वायु सेना का मतलब इनकी हेल्प जब हम लेते हैं तो वो क्या माने जाते हैं, सशस्त्र बल माना जाता है, जो भूमि सेना के रूप में काम कर रही है और इसमें संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल भी शामिल है। तो यहाँ से सिर्फ हमारे लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू की चीज है कि सशस्त्र बल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी, जो इस सशस्त्र बल का ऑफिसर है, इसमें इसका मतलब क्या है, तो इसमें एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त राजपत्रित वेतन भोगी व्यक्ति, जो इसमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी भी है, जो एक वारंट अधिकारी है, को छोटा अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी भी इसमें शामिल है। और नेक्स्ट कहते हैं सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य का अर्थ सशस्त्र बल में एक अधिकारी या अन्य व्यक्ति से भी है। तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि इसमें सशस्त्र बल का क्या मतलब है, सशस्त्र बल में जो अधिकारी होता है उसका क्या मतलब है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताता है हमें 148 से लेके 151। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, जो कि हमें डील करते हैं 152 से। देखो ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को हम बीएनएस के चैप्टर 11 के साथ कोरिलेट करके पढ़ना होता है। तो जब आप ये पार्ट पढ़ लिया आपने, इसके बाद या इससे पहले ही आप अनलॉफुल असेंबली को शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बता रखा है, डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के नोट्स में लिख दो, ताकि आपको याद रहे कि जब
जब मैं सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ तो मुझे बीएनएसएस पढ़ रहा हूँ तो मुझे बीएनएस के साथ कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है, देखो जुडिशरी के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, मैं ये चीज बार बार क्लियर करती हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेर एक्ट की चीजें बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, केस लॉज और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें होती है जो हमें जुडिशरी में आंसर राइटिंग फॉर्म में करनी होती है। तो उसके लिए आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप मेरे राजस्थान के हनुमान के डिस्ट्रिक्ट में आके आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो और आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। ये क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कॉमेंट्स करना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक नए साल का जो ऑफर है वो बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, जिसमें जो भी स्टूडेंट एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर होंगे उसको वो बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।